हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस माइंड पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर। यहाँ पर हम ई दृष्टि घटना चक्र 2024 को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आपका एक साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करते हैं। आपको बता दें कि इस मैगजीन की काफ़ी सारी क्लासेज आ चुकी हैं और उनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी सारी क्लासेस को शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर को कवर करेंगे। यहाँ पर हम एक साल के अंदर जितना भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उन्हें हम आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन्हें अच्छे से याद करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपके सामने कोप 28। कोप 28 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके हर पॉइंट को आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। देखिए, कोप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। देखिए, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया गया। तो आपको यहाँ पर जो याद रखना है वो ये चीज़ याद रखनी है कि कोप 28 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नवंबर से दिसंबर में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में कोप 28 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। आधिकारिक रूप से UNFCCC, देखिए, आधिकारिक रूप से UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का 28वां सत्र कोप 28 था। इसके अलावा सुल्तान अहमद अल जाबेर को दुबई में आयोजित कोप 28 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, कोप 28 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई थी या किसने अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर सुल्तान अहमद अल जाबेर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कोप 28 ऐतिहासिक रहा क्योंकि इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वैश्विक प्रयासों के प्रथम वैश्विक स्टॉकटेक, ग्लोबल स्टॉकटेक पर सहमति बनी है। वैश्विक स्टॉकटेक क्या होता है, यहाँ पर चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैश्विक स्टॉकटेक एक ऐसी प्रक्रिया है जो देशों या हितधारकों को पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनकी सामूहिक प्रगति के आकलन में सक्षम बनाती है। वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों में वर्ष 2019 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक 43% की कटौती करनी होगी ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित किया जा सके। इसके अलावा वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता को तिगुना करने में योगदान हेतु सभी देशों से सर्वसम्मत समझौता करने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2030 तक विश्व की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को न्यूनतम 11,000 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2030 तक प्रत्येक वर्ष ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को 2% से दोगुना कर 4% से अधिक करने का भी आह्वान किया गया है। इसके अलावा विश्व बैंक की देखरेख में एक हानि एवं क्षति कोष, लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है। तो इसे भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये वर्ल्ड बैंक की देखरेख में एक लॉस एंड डैमेज फंड यहाँ पर बनाया गया, जिसकी प्रतिबद्धता कोप 27 के दौरान मिस्र में ही की जा चुकी थी। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से जूझ रहे विकासशील देशों को मुआवजा देने के उद्देश्य से इस कोष की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर आपने देखा कोप 28 के बारे में। चलिए अभी समझते हैं कोप 28 के लिए वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा क्या है। तो ये क्या है, ग्लोबल कूलिंग प्लेज, ये क्या चीज़ है, चलिए इसे यहाँ पर देखते हैं। देखिए,
इसमें हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में 66 राष्ट्रीय सरकारें शामिल हैं जो वर्ष 2050 तक वर्ष 2022 के स्तर के सापेक्ष वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में शीतलन संबंधी उत्सर्जनों में न्यूनतम 68% तक की कटौती करने के लिए मिलकर कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है। COP28 में यह घोषणा की गई कि परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2050 तक बढ़ाकर 3 गुना किया जाए। COP28 के दौरान आयोजित वैश्विक जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन 1 से 2 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया। भारत द्वारा वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले COP33 की मेजबानी की पेशकश की गई है। यदि UNFCCC के हस्ताक्षरकर्ताओं से इस पेशकश पर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो यह वर्ष 2002 के बाद दूसरा COP होगा जिसका आयोजन भारत में किया जाएगा। COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ भी किया है, तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के तहत भारत सरकार की एक पहल है। यूनिसेफ एवं जनरेशन अनलिमिटेड द्वारा भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ भी किया गया है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है कि COP28 के दौरान कौन कौन सी पहलों को शुरू किया गया है। तो ग्रीन राइजिंग पहल, इस पहल का उद्देश्य विश्व भर में युवाओं को विभिन्न हरित पहलों में भागीदारी करने तथा अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढालने के लिए प्रोत्साहित करना है। यहाँ पर जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस, ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस को आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखना है। देखिए, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में COP28 के दौरान लॉन्च किया गया है। तो इसे COP28 के दौरान लॉन्च किया गया। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस स्थायी शहरी नदी प्रबंधन, नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है। इस अलायंस में 11 देशों के 275 से अधिक नदी शहर भागीदार हैं। भारत सहित कुल 11 देश इसमें शामिल हैं और ये देश हैं भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, हंगरी और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका भी यहाँ पर शामिल है और भारत भी शामिल है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 16 नवंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा COP28 से पूर्व विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफरा सोलर फोटोवोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया गया। इस संयंत्र की क्षमता 2 गीगावाट है। COP29 का आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 के मध्य अजरबैजान में किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपके लिए याद रखना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि COP29 का आयोजन कहाँ पर होने वाला है, 2024 में, यानी इसी साल COP29 का आयोजन अजरबैजान में किया जाएगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जबकि COP30 का आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 के मध्य ब्राजील में प्रस्तावित है। तो COP30 आपका ब्राजील में प्रस्तावित है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको इसके हर पॉइंट को अच्छे से समझा होगा और उन्हें आप याद रखेंगे। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने COP5। COP5 क्या है? मिनीमाता अभिसमय पर 5वीं बैठक। COP5 आपका ये मिनीमाता से रिलेटेड है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए इसे भी अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। देखिए, 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के मध्य जेनेवा स्विट्जरलैंड में पारे मरकरी पर मिनीमाता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो आपका ये मिनीमाटा कन्वेंशन है, तो मिनीमाटा कन्वेंशन ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये पारा मरकरी से रिलेटेड है। और कौन सा अभी COP5 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? COP5 का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। ये किससे रिलेटेड है? तो ये मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी से रिलेटेड है। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तत्वाधान में आयोजित COP5 की अध्यक्षता
क्लाउडिया डुमित्रू द्वारा की गई, जो रोमानिया देश से संबंधित है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए COP5 में 23 निर्णय अपनाए गए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए COP5 में ऐसे 23 निर्णय किए गए हैं जिनसे इन्हें बचाने में सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन कौन से निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं। सबसे पहला है बैटरियों, स्विचों, रिले और फ्लोरोसेंट लैंप में प्रयोग होने वाले पारे को कम करने तथा समाप्त करने हेतु नई तिथियों की घोषणा की जाएगी। दंत मिश्रण को वर्ष 2025 तक चरणबद्ध तरीके से कम करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा वर्ष 2025 तक चरणबद्ध रूप से सौंदर्य प्रसाधनों, कॉस्मेटिक्स में प्रयोग होने वाले पारे को कम करने तथा वर्ष 2025 के बाद सौंदर्य प्रसाधनों में पारे का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 7 साल की वार्ता के बाद पार्टियों ने पारे या पारा यौगिकों से दूषित अपशिष्टों में पारे की कुल सांद्रता की सीमा 15 मिलीग्राम निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं COP5 में लिए गए डिसीजन जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के हानिकारक प्रभावों से बचाएंगे। देखिए, मिनीमाता कन्वेंशन के अंगीकरण की 10वीं बैठक के अवसर 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 29 अक्टूबर 2023 को मिनीमाता फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसके निर्देशक एंड्रयू लेविटास हैं। मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की अगली बैठक यानी कि COP6 चिली की अध्यक्षता में 3 से 7 नवंबर 2025 के मध्य जेनेवा में आयोजित की जाएगी। COP6 की अध्यक्षता ऑसवाल्डो पैट्रिसियो अल्वारेज पेरेज द्वारा की जाएगी। चलिए यहाँ पर मिनीमाटा कन्वेंशन को समझते हैं। आप सभी जानते हैं मिनीमाटा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? मरकरी पारे। तो पारे पर मिनीमाटा कन्वेंशन, देखिए पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। तो ये क्या है? यह एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जिसका उद्देश्य पारा और उसके यौगिकों के हानिकारक प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। इस संधि को वर्ष 2013 में अपनाया गया तथा यह 16 अगस्त 2017 को लागू हुई। भारत मिनीमाता कन्वेंशन का एक पक्षकार है। भारत ने वर्ष 2018 में मिनीमाता कन्वेंशन का रेटिफिकेशन यानी कि अनुसमर्थन किया था। वर्तमान में 12 जनवरी 2024 तक पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के कुल 128 देश हस्ताक्षरकर्ता हैं और 147 देश इसके पक्षकार हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। इसे आपने आई होप कि यहाँ पर अच्छे से समझ लिया होगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसका उद्देश्य पारे के हानिकारक प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज़ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, GPAI शिखर सम्मेलन 2023। तो ये क्या है? GPAI शिखर सम्मेलन क्या है, इसे हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य भारत मंडपम नई दिल्ली में GPAI शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए भारत GPAI परिषद का अध्यक्ष है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान GPAI पर नई दिल्ली घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया है। GPAI परिषद एक मंत्री स्तरीय निकाय है, मिनिस्ट्रियल लेवल बॉडी है जिसमें सभी सदस्य शामिल हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं GPAI को। GPAI आखिर क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, GPAI की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक मल्टी स्टेक होल्डर पहल है। यह सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। GPAI को आधिकारिक तौर पर 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया। GPAI के सचिवालय की स्थापना पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में की गई है। GPAI के 15 संस्थापक सदस्य हैं जिनमें 14 देश जैसे
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम एवं अमेरिका और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ शामिल है। वर्तमान में GPAI के सदस्यों की कुल संख्या 29 है। इसके अतिरिक्त OECD GPAI में स्थायी पर्यवेक्षक परमानेंट ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहा है। दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी GPAI में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। तो यहाँ पर GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे आपको काफ़ी अच्छे से लर्न करना होगा, इसके सभी पॉइंट्स को जो यहाँ पर दिए गए हैं। आपसे एग्जाम में ये जरूर पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं GPAI के शिखर सम्मेलन। पहला शिखर सम्मेलन इसका 3 से 4 दिसंबर 2020 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। दूसरा शिखर सम्मेलन 11 से 12 नवंबर 2021 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। तीसरा शिखर सम्मेलन 21 से 22 नवंबर 2022 को टोक्यो, जापान में हुआ था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अभी तक इसके 3 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन। इसे हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझेंगे। प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन, देखिए 1 और 2 नवंबर 2023 को यूके के ब्लेचले पार्क में वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन के प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारत सहित विश्व भर के 28 देशों तथा यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन में शामिल 28 प्रमुख देशों ने इस शिखर सम्मेलन के ब्लेचले घोषणा, ब्लेचले डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऐतिहासिक घोषणा उन्नत AI सिस्टम, जिसे फ्रंटियर AI के रूप में जाना जाता है, कि संभावित जोखिमों एवं लाभों को संबोधित करने के लिए एक सामूहिक समझ और समन्वित दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करती है। ब्लेचले घोषणा फ्रंटियर AI जोखिम से निपटने हेतु पहला वैश्विक समझौता है और यह विश्व के प्रमुख AI प्रयोक्ताओं के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक सहमति तथा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान 2 नवंबर 2023 को यूके में विश्व के प्रथम AI सुरक्षा संस्थान को लॉन्च किया गया। यह संस्थान AI के उभरते हुए प्रकारों की सुरक्षा का परीक्षण करेगा। इसके अलावा ज्ञातव्य है कि ब्लेचले पार्क वही ऐतिहासिक स्थल है जहां एलन ट्यूरिंग सहित अन्य वैज्ञानिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नाजियों के एनग्मा कोड को क्रैक किया था। कोलोसस, जिसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर माना जाता है, का उपयोग यूके के बकिंघमशायर स्थित ब्लेचले पार्क में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर एवं उसके जनरलों के बीच लॉरेंज कूटलेखित संदेशों को पढ़ने के लिए किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हिस्सा लिया। भारत ने इस शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों को भारत की अध्यक्षता में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी यानी कि GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन में आमंत्रित किया। ज्ञातव्य है कि भारत में 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य GPAI शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। GPAI शिखर सम्मेलन को अभी हमने ऊपर काफी डिटेल में समझा है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन के अगले संस्करण की मेजबानी फ्रांस को सौंपी गई है। दक्षिण कोरिया अगले 6 महीने के भीतर एक मिनी वर्चुअल AI शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने 3 बेसिन समिट या ब्राज़ाविल समिट। तो 3 बेसिन समिट ये क्या है, इसे यहाँ पर आपको समझना है। देखिए, अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल में 26 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य 3 बेसिन शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 3 बेसिन शिखर सम्मेलन के प्रथम संस्करण का आयोजन वर्ष 2011 में कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल में ही किया गया था। एक स्थायी भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता के केंद्रीय विषय पर आधारित इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कांगो के राष्ट्रपति डेनिस ससो नगेसो द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र व अफ्रीकी संघ के तत्वाधान में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों व संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। भारत की ओर से इस शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने हिस्सा लिया। चलिए यहाँ पर समझते हैं ये 3 बेसिन आखिर क्या है। 3 बेसिन को यहाँ पर आपको समझना है, हो सकता है आपसे एग्जाम में यही पूछ लिया जाए।
देखिए, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच अवस्थित अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन को 3 बेसिन में शामिल किया जाता है। इन 3 बेसिन के अंतर्गत विश्व का 80% उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र शामिल है। साथ ही विश्व की 2/3 जैव विविधता इन्हीं 3 बेसिन के अंतर्गत आती है। तो ये है आपका 3 बेसिन। इसके अलावा 3 बेसिन में अमेजन बेसिन, देखिए अमेजन बेसिन पृथ्वी पर सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र है जो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। यह ब्राजील सहित दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में विस्तृत है। कौन? अमेजन बेसिन, जिसमें ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, सूरीनाम, पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, फ्रेंच गुयाना तथा गुयाना शामिल है। कांगो बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के दूसरे सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जहां विश्व के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र का 6% हिस्सा अवस्थित है। यह मध्य अफ्रीका के 6 देशों में फैला हुआ है, जिनमें कांगो गणराज्य, कैमरून, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी और मध्य अफ्रीकी गणराज्य शामिल है। इसके अलावा बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन तीसरा सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, जो एशिया के 2 उपक्षेत्रों बोर्नियो द्वीप तथा मेकोंग नदी क्षेत्र में विस्तृत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट है आपके सामने G77 शिखर सम्मेलन। तो G77 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, क्या है, चलिए इसे यहाँ पर समझते हैं। देखिए 15 से 16 सितंबर 2023 को G77 प्लस चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हवाना, क्यूबा में आयोजित किया गया। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस सम्मेलन की अध्यक्षता क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल के द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय थीम वर्तमान विकास चुनौतियां, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका था। तो ये इसकी मेन थीम थी। इस शिखर सम्मेलन के समापन पर हवाना घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया है। तो आपको याद रखना है हवाना डिक्लेरेशन, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका G77 शिखर सम्मेलन से रिलेटेड है। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। G77 का आगामी शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में युगांडा में आयोजित होगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2024 में G77 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा? युगांडा में। ध्यातव्य है कि पिछला शिखर सम्मेलन वर्ष 2022 में पाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1964 में G77 के गठन के पश्चात भारत ने ही पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए अभी G77 ग्रुप को समझते हैं, ये क्या है, कब इसकी स्थापना की गई है, तो इसे हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए G77 ग्रुप ऑफ 77 की स्थापना 15 जून 1964 को 77 विकासशील देशों के द्वारा की गई थी। तो मेनली जो G77 ग्रुप है ये विकासशील देशों का एक ग्रुप है। ध्यातव्य है कि G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में G77 के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 134 तक पहुंच गई है। चीन के अनुसार वह G77 का सदस्य नहीं है, बल्कि मात्र इस समूह के मिशन का समर्थक है। G77 विश्व की 80% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। उल्लेखनीय है कि भारत भी G77 का सदस्य है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपके सामने 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। ये न्यूज भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है और आपने इसे देखा भी होगा जरूर। देखिए 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ था। यह भारत द्वारा आयोजित किया गया प्रथम G20 शिखर सम्मेलन था। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भारत के 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की गई।
जिनमें 1 लाख से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा तथा ग्रेटर नोएडा में भी G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन किया गया था। यहाँ पर आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के ये 4 जिले हैं जहाँ पर G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन किया गया। ये 4 जिले कौन कौन से हैं? तो ये लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा, इन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन 2023 एवं संबंधित आयोजनों हेतु भारत ने अमिताभ कांत को G20 शेरपा एवं हर्षवर्धन श्रृंखला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया था। तो यहाँ पर G20 के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देशों के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन तथा UAE को आमंत्रित किया था। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान स्थायी प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD तथा क्षेत्रीय संगठनों लाइक AU, आसियान के अध्यक्ष के अतिरिक्त अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा एशियाई विकास बैंक को आमंत्रित किया था। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम के रूप में सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से G20 नई दिल्ली लीडर घोषणा पत्र, G20 न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन को अंगीकृत किया गया है। G20 के नेता G20 महिला मंत्री स्तरीय G20 वुमेन्स मिनिस्ट्रियल का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह के गठन पर सहमत हुए हैं। अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य यहाँ पर बन गया है, इसे आपने जरूर सुना होगा। देखिए 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ G20 समूह का स्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर बन गया है। यूरोपीय संघ के बाद G20 में शामिल होने वाला यह दूसरा क्षेत्रीय गुट है। वर्ष 1999 में G20 की स्थापना के बाद से यह पहला अवसर है जब इस समूह की सदस्यता का विस्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व तक अफ्रीकी संघ G20 की बैठकों में आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में शामिल होता रहा है। चलिए बात करते हैं अफ्रीकी संघ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल बॉडी है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल होते हैं। इस संगठन को आधिकारिक रूप से वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था। अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष अजाली अशोमानी जो कि कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का भी शुभारंभ किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से इतर 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस तथा UAE के नेताओं के साथ मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। इस गठबंधन का लक्ष्य जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। यह गठबंधन ज्ञान के एक केंद्रीय संग्रह और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस सदस्य जैव ईंधनों के प्रमुख उत्पादक एवं उपभोक्ता हैं। अमेरिका 52%, ब्राजील 30% और भारत 3% का वैश्विक इथेनॉल उत्पादन में लगभग 85%, जबकि उपभोग में लगभग 81% का योगदान करते हैं। इसके अलावा देखिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की भी यहाँ पर घोषणा की गई थी। यहाँ पर हम समझेंगे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा क्या है। देखिए 9 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं यूरोपीय संघ के नेताओं के मध्य इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना हेतु एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। उल्लेखनीय है कि IMEC को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है। IMEC एशिया, अरब की खाड़ी एवं यूरोप के मध्य विस्तारित कनेक्टिविटी एवं आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। IMEC का निर्माण 2 अलग अलग गलियारों से मिलकर होगा।
एक होगा पूर्वी गलियारा, दूसरा होगा उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा, यह गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा, जबकि उत्तरी गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें पत्तनों पोर्ट्स के माध्यम से संबंधित एक रेल मार्ग होगा जो यूरोप, मध्य पूर्व एवं एशिया को आपस में जोड़ेगा। ये एक विश्वसनीय एवं सस्ता सीमा पारीय पथ से रेल पारगमन नेटवर्क उपलब्ध कराएगा, जो वर्तमान समुद्री एवं सड़क परिवहन मार्गों के पूरक के रूप में होगा। इसमें भारत, यूएई, संयुक्त सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल एवं यूरोप के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का पारगमन सुनिश्चित होगा। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनाशियो लूला डी सिल्वा को अध्यक्षता का गेवल सौंप दिया है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित होगा। ये पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है, कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, तो ब्राजील करेगा वर्ष 2024 में। चलिए बात करते हैं भारत की G20 अध्यक्षता की। देखिए, भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष था। भारत की G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर से की केंद्रीय थीम पर आधारित है। यह विषय महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। ये पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी थीम है, ये कहाँ से लिया गया है, तो यह आपका महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। तो बेसिकली ये महा उपनिषद से यहाँ पर लिया गया है, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद, हरा और नीला से प्रेरित है। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। कमल की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों एवं 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपके सामने 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से समझना है। देखिए 4 से 7 सितंबर 2023 के मध्य 43वें आसियान शिखर सम्मेलन एवं संबंधित बैठकों का आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। तो कहाँ पर 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन का जो मेन थीम था, ये था आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। इस शिखर सम्मेलन के समापन पर इंडोनेशिया द्वारा आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर को सौंप दी गई है। स्पष्ट है कि वर्ष 2024 में आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर द्वारा की जाएगी। वर्ष 2024 में लाओ पीडीआर द्वारा आसियान की अध्यक्षता एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस नामक विषय पर केंद्रित रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 7 सितंबर 2023 के मध्य जकार्ता, इंडोनेशिया की यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। 7 सितंबर 2023 को जकार्ता, इंडोनेशिया में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके अलावा वर्ष 2022 में भारत आसियान संबंधों को व्यापक रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर प्रोन्नत किए जाने के बाद से आयोजित होने वाला यह पहला आसियान भारत शिखर सम्मेलन था। 7 सितंबर 2023 को जकार्ता, इंडोनेशिया में 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में आसियान सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त 8 वार्ता भागीदारों जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस तथा अमेरिका ने भी भाग लिया है। साथ ही इस शिखर सम्मेलन में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए हैं। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है तथा वह इस तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
इसके अलावा बात करते हैं तिमोर लिस्ते में भारतीय दूतावास। इस न्यूज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली क्या है, दिल्ली तिमोर लिस्ते की राजधानी है, तो दिल्ली तिमोर लिस्ते में भारतीय दूतावास स्थापित किए जाने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली तिमोर लिस्ते की राजधानी है। यह शहर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुर्तगाल एवं इंडोनेशिया से देश की स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष की याद दिलाता है। नेक्स्ट है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, यहाँ पर इसे भी आपको अच्छे से देखना है। देखिए 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। यह शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2019 के बाद से आयोजित होने वाला यह पहला ऐसा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जिसमें नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग किया। उल्लेखनीय है कि पिछले लगातार 3 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किए गए थे। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंग के रूप में ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच तथा ब्रिक्स प्लस डायलॉग जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इन बैठकों में ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ साथ अफ्रीका, एशिया एवं लैटिन अमेरिका के अतिथि देशों ने भी भाग लिया। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पश्चात जोहान्सबर्ग 2 घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान एक ब्रिक्स खेल सहयोग ढांचे के विकास हेतु खेलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना भी की गई है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत ब्रिक्स देशों के नेताओं ने इस समूह की सदस्यता का विस्तार किए जाने की घोषणा की है। ब्रिक्स समूह में 6 नए सदस्यों को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। ये 6 सदस्य हैं। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान देना है। इसी बैठक के दौरान ब्रिक्स समूह में 6 नए सदस्य देशों को यहाँ पर शामिल किए जाने की घोषणा की गई थी। और ये 6 सदस्य कौन कौन है? तो ये है आपका अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब एवं यूएई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन 6 सदस्य देशों के नाम आप याद रखेंगे, इन्हें यहाँ पर शामिल किया गया। इन 6 देशों में से अर्जेंटीना को छोड़कर शेष 5 देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के पूर्णकालिक सदस्य फुल मेंबर बन गए हैं। इस प्रकार अब ब्रिक्स समूह के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। ज्ञातव्य है कि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के नेतृत्व में ब्रिक्स में शामिल होने से इन्होंने इनकार कर दिया है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। 22 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम के गठन का भी प्रस्ताव दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के मध्य पारंपरिक औषधि के भंडार की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस द्वारा की जाएगी। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में कजान रूस में आयोजित होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाना है? वर्ष 2024 में। तो रूस के कजान में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है 23वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन। काफी इंपॉर्टेंट है एससीओ शिखर सम्मेलन, इसे भी आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है। 4 जुलाई 2023 को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। तो इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा यहाँ पर की गई थी। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुआ था। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों एवं पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी प्रतिभाग किया। एससीओ के पर्यवेक्षक देशों जैसे ईरान, बेलारूस, मंगोलिया के राष्ट्राध्यक्षों ने भी यहाँ पर प्रतिभाग किया। तुर्कमेनिस्तान ने अतिथि देश के रूप में भाग लिया।
इस सम्मेलन के अंत में नेताओं द्वारा नई दिल्ली घोषणा पत्र को भी अपनाया गया है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान एससीओ का 9वां सदस्य देश बन गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एससीओ का 9वां सदस्य देश कौन बना है, तो ये ईरान यहाँ पर बन गया है। इसके अतिरिक्त एससीओ के सदस्य देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए बेलारूस द्वारा यहाँ पर इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बेलारूस द्वारा एससीओ की सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्ष 2024 में प्रस्तावित एससीओ शिखर सम्मेलन तक पूर्ण हो जाएगी। वर्ष 2024 में एससीओ शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में आयोजित होगा। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि 2024 में एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होना है, कजाकिस्तान में होना है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही हम इस मैगजीन की सभी वीडियोस को अपलोड करेंगे। सारे करंट अफेयर को यहाँ पर कवर किया जाएगा। आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।